नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लेक्चर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका व्हाट्सएप नंबर आपका दे रखा है इंस्टीट्यूट का, तो वहां से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और भी लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वहां से आप कनेक्ट हो भी सकते हैं, तो इसलिए वहां से आके फॉलो कर लीजिए। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी, यानी जैसे कि कोई भी लीडर होता है या कोई भी टीचर होता है। देखो, लीडर और टीचर में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। यानी टीचर भी आपको एड्रेस ही करता है और लीडर भी आपको एड्रेस ही करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके वहां पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी की तरफ आगे चलते हैं। और इंडियन पॉलिटी में आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत सलीके से हमको करना है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट, यानी कहते हैं एक एक पॉइंट बहुत सलीके से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के पेपर भी आने वाले हैं। यूजीसी नेट का पेपर है, यूपीएससी का पेपर है, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि एसएससी के हैं और सीडीएस है, एनडीए है, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो संवैधानिक संशोधन की मैं बात करता हूं इंडियन पॉलिटी में, तो सभी टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। पहले संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, इसे कहते हैं संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन। चलिए, तो संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम संविधान में संशोधन को लेकर पढ़ने वाले हैं। और संविधान में संशोधन को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से संविधान में संशोधन होता है, क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी हानि क्या है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि संविधान में संशोधन करने की जब बात आती है तो हमें किसी लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लॉस होगा ही होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। और संविधान को लेके आने वाले बीते कुछ दिनों में देखा गया कि संविधान पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठने लगे थे। अभी एक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से एक बयान बोला कि मुंह में संविधान की दुहाई और हाथ में काले कारनामे, ये बहुत बड़ी बात बोली। यानी उन्होंने राज्यसभा में बैठे बतौर चेयरमैन होते हुए उन्होंने किसी सांसद को यह बात बोली है कि मुंह में संविधान की दुहाई और हाथ में काला धन है। यानी इसका मतलब है कि जो लोग मुंह से संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, एक्चुअली में उनके हाथ जो है वो भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं। उनके हाथ जो है वो भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं। ये बात वो कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि आप हर दिन, हर मिनट, हर संविधान के बाहर जाकर हंगामा करते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान में ये किया जा रहा है, संविधान में वो किया जा रहा है, या संविधान का पालन नहीं हो रहा है। जो लोग संविधान को लेकर मुंह में रख के अपनी दुहाई देते हैं, उनके हाथ एक्चुअली में काले हो रखे हैं। ये बात जगदीप धनखड़ जी ने कही, राज्यसभा से कही। तो वो संविधान सभा में, यानी अपनी राज्यसभा में बतौर चेयरमैन होकर ये अपनी जब कार्रवाई चल रही थी उस समय बात कही थी। तो संवैधानिक संशोधन को लेके आज सबसे बड़ी बात मैं करने वाला हूं पहले भूमिका की, कि आज हमारी ये भूमिका यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें। चलिए, तो पहले बेस की बात कर लेते हैं और सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हम भूमिका के बारे में। यानी भूमिका की बात करें या फिर हम परिचय की बात करें, ये परिचय क्या हो सकता है इसका, इसकी भूमिका क्या हो सकती है।
सर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। चलिए बहुत अच्छी एक्सप्लेन हो जाता है। तो देखिए, यदि मैं संवैधानिक संशोधन की बात करता हूं तो संवैधानिक संशोधन से मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है, मुझे क्लियर समझ में या तो आ रहा है, मैं क्लियरली तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हूं उस चीज को कि मुझे संविधान में संशोधन को लेके पढ़ाना है। और संविधान में संशोधन को लेके कि कितने प्रकार से संशोधन होता है, संशोधन कैसे होता है, संशोधन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फिर उसका निष्कर्ष क्या है, अब तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं, उनमें क्या क्या बातें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो सारे पढ़ाने हैं। तो कुल मिला के हमें इस चीजों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमें संवैधानिक संशोधन की पहले भूमिका और परिचय की बात कर लेते हैं। तो भूमिका और परिचय यानी एक ही बात है। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का जो संविधान है, इसमें आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, यानी संशोधन हो सकता है। देखो, किसी भी चीज में अमेंडमेंट करना है आपको, तो उसे हमेशा आवश्यकता अनुसार और परिस्थिति के अनुसार चीजों को ढालना होता है, तभी उस चीज में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपके घर में कोई भी सदस्य हो, हमेशा आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति, हर वस्तु आवश्यकता और देश और काल के हिसाब से बदलती जाती है। जब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो हमारे संविधान को इतना कठोर क्यों बनाना चाहिए कि वो परिवर्तित ही ना हो सके। तो इसलिए हमारे संविधान के बारे में एक बात कही गई है कि हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार हर मिनट बदलता है या हर स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। अब जैसे बात कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान इतना लचीला और इतना कठोर भी नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूं अमेरिका के संविधान की, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो संविधान है, यह जीता जागता हुआ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। तो आप पहले लिख सकते हैं कि भारत का संविधान एक ऐसा जीता जागता ग्रंथ है, जीता जागता ग्रंथ है जिसमें आवश्यकता के अनुसार जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, चलिए, तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान यानी ऐसा जीता जाता ग्रंथ है जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और हमारे देश का संविधान इतना कठोर और इतना नरम भी नहीं है, इतना लचीला भी नहीं है कि इसे हर चाहे जो कोई चाहे तुरंत बदल कर रख दे। तो हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार बदलता जरूर है, लेकिन वो इतना कठोर भी नहीं और इतना लचीला भी नहीं। ये दोनों का ही क्या है, एक मिश्रण है, दोनों का ही मिश्रण है। तो चलिए, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं भारत के संविधान वर्सेस अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान बच्चों इतना कठोर है कि उसमें परिवर्तन करने के लिए भी आवश्यकता के अनुसार एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाता है, तब जाके वो अमेरिका का संविधान शायद परिवर्तित हो जाए। ऐसा मान के चलना, कंफर्म बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां के संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले हमें अमेरिका के राज्यों का यानी अमेरिका के 3/4 राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। यह बात अमेरिका के संविधान में दी गई है। यदि अमेरिका की सरकार को, अमेरिका की राष्ट्रपति को यदि संविधान में संशोधन करना है, तो वहां के अमेरिका के जो राज्य हैं और 3/4 राज्यों को, कितने, 3/4 राज्यों को सहमति देनी होगी, तभी अमेरिका की केंद्रीय सरकार वहां के संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन भारत के संविधान में इतना कठोर नहीं है कि इसमें हम संशोधन करना चाहें आवश्यकता के अनुसार तो इसमें संशोधन भी ना कर पाए, कम से कम एड़ी चोटी तक का जोर लगाना यहां नहीं पड़ जाता। लेकिन हमारे देश का संविधान इतना भी सरल नहीं है, इतना भी लचीला नहीं है कि आप इसे, कि जो कोई रूलिंग पार्टी आए,
जो कोई गठबंधन की सरकार आए इसको बदल के रख दे, इसके साथ मजाक बना दे। इतना भी लचीला नहीं हो सकता ये संविधान। क्यों? जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान के लिए एक बात कही जाती है कि ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला है, इतना लचीला है, इतना सॉफ्ट है कि ब्रिटेन की सरकार बस पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी दुनिया के सारे काम कर सकती है। तो यह भी बात कही गई है ब्रिटेन के संविधान के बारे में। और अमेरिका के संविधान में तो आपको पता ही है कि अमेरिका का संविधान तो है ही कठोर। यदि उसमें कोई परिस्थिति और आवश्यकता ऐसी आ जाए कि उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाता है। तो कुल मिला के हमारा संविधान ना तो अमेरिका की तरह है और ना ही ब्रिटेन की तरह है, बल्कि दोनों का ही मिश्रण है, दोनों का ही मिला जुला रूप है। तो लिख सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो लचीला और ना ही कठोर है। तो आप लिख सकते हैं, दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो लचीला है, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ना ही कठोर है। जैसे कि अब तुलना कर लेते हैं, जैसे भारत का संविधान अमेरिका की संविधान की तरह ना ही कठोर है, भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह, अमेरिकी संविधान की तरह ना ही कठोर है और ना ब्रिटेन की तरह लचीला है, और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। बल्कि दोनों का क्या है? एक मिश्रण है, एक मिक्सचर कह सकते हैं इसको। बल्कि दोनों का ही क्या है? मिक्सचर है। तो मुझे एक बात समझ में आ चुकी है बच्चों कि मैं यहां पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, आप कहते हैं कि सर भारत के संविधान को कठोर होना चाहिए। चलिए पहले जनरल पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक ये कहती है कि संविधान तो कठोर होना चाहिए, जो संविधान कठोर होता है वो राष्ट्र मजबूत होता है। ऐसी कुछ बातें मैंने कानों में सुनने को मिली मुझे, लेकिन मैं शॉक हो गया। मैंने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं लोग कि भारत का संविधान यदि कठोर होता तो हमारा देश इससे भी ज्यादा मजबूत होता। यह बात उन लोगों की फिलॉसफी है। तो मैंने ये बात पे सोचा कि बात तो एक बार तो सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे जरा गौर फरमाइए एक बार। उन लोगों ने कहा कि जिस देश का संविधान जितना ज्यादा मजबूत होता है, जितना ज्यादा कठोर होता है, वह देश उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो ज्यादा देश उतना ज्यादा राष्ट्रवादी होता है। मुझे एक चीज बताइए, आप सीरिया की बात करें, आप इराक की बात करें, आप ईरान की बात करें, आप टर्की की बात कर लें, इन देशों में आज क्या है? इन देशों में संविधान नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आप बताइए, क्या इन देशों के संविधान में संविधान कठोर नहीं था? क्या इन देशों का संविधान इतना कठोर था कि आप चाह के, अमेरिका का संविधान तो फिर भी बहुत सरल हो सकता है, लेकिन आप टर्की का संविधान उठा के देखिए, इतना कठोर था कि वो टर्की को ही ले डूबा। यानी आप जिस कठोर चीज को चुनोगे वो जल्दी टूटने की संभावना में होती है। आप यकीन मानिए, आपने सूखी एक लकड़ी ली, पेड़ की सूखी लकड़ी लीजिए, ठीक है, और उसको तोड़िए, वो टूट जाएगी। लेकिन कभी भी आपने सॉफ्ट चीज को, गीली लकड़ी आसानी से क्यों नहीं टूटती बताइए? क्योंकि गीली लकड़ी में थोड़ा सा लचीलापन होता है। तो इसलिए जो जितना ज्यादा कठोर होगा वो उतनी जल्दी ही टूटेगा। इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि अब बात करते हैं, एक रबड़ आती है इरेजर, जिसे बच्चे अपने स्कूल टाइम पे काम लेते हैं। इरेजर बहुत आसानी से टूटती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें लचीलापन होता है। लेकिन जो चीज कठोर होती है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल कैसा है? रिजिड। इसको तोड़ने में मुझे जरा सा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये कठोर है। तो बड़े बूढ़े एक बात बोलते हैं कि, बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं कि अकड़ तो मर्दों में होती है, मतलब अकड़ तो मुर्दों में।
आपने अकड़ देखी है मुर्दे में कैसी होती है, वही वाली चीज है। यदि इंसान हो तो थोड़ा झुक कर रहो, बस यही बात है। तो इसलिए भारत के संविधान को यदि मैं कठोर मान के चलूंगा तो मैं इसकी तुलना कहीं ना कहीं ग्रंथों से कर सकूंगा, कहीं ना कहीं ग्रंथों से कर सकता हूं। और जो ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे कि उस टाइम पे लेके गए थे, जैसे कि वेदों की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बात करें, क्योंकि वेदों का एक सबसे बड़ा गुण ये था, सबसे बड़ा गुण होने के कारण वो आज सामाजिक कुरीति के क्षेत्र में आ चुके हैं। आज वेदों की मैं बात करता हूं, ऋग्वेद है, चाहे सामवेद है, चाहे अथर्ववेद है, चाहे यजुर्वेद है, चाहे मनु के द्वारा लिखा गया धर्मशास्त्र है, चाहे शुक्र के द्वारा लिखा गया शुक्र नीति है, चाहे भीष्म के द्वारा लिखा गया कोई भी ग्रंथ है। आज मैं इन ग्रंथों की बात करता हूं, तो मैं यदि भारत का संविधान इतना ही कठोर होता तो आज इनकी तुलना हम ग्रंथों से कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, आज उन ग्रंथों को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों में ऐसी ऐसी प्रथाओं का उल्लेख है, जैसे कि सती प्रथा का उल्लेख किया गया। बताइए, अब सती प्रथा क्या अच्छी है बुरी है? लेकिन भारत के संविधान ने सती प्रथा को खत्म किया। क्यों किया? क्योंकि सती प्रथा जैसी बुरी कुरीतियों को मिटाने का काम संविधान ने किया। क्योंकि संविधान यदि कठोर होता तो आज भी हमारे देश में सती प्रथा हो रही होती। उस सती प्रथा को मिटाने का काम कोई नहीं कर सकता था, फिर दुनिया का कोई भी आदमी। लेकिन जो चीज संवैधानिक में, जो चीज नरम होती है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है, घर पे मान लो कोई भी फैसला लिया गया, लेकिन लगता है कि आने वाले टाइम में उस फैसले से परिवार का नुकसान होना है, तो आपके घर के पिताजी उस फैसले को पलट देते हैं, बोलते हैं कि आज से 20 साल पहले हमारे घर में यह होता था, लेकिन आज से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारे परिवार के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये मत कह दीजिएगा कि पिताजी अपनी जवान से बदल गए, क्योंकि जवान से बदलना पड़ा है। क्योंकि जिस जवान से जो उन्होंने 20 साल पहले जवान दी थी, उससे परिवार का नुकसान हो ही रहा था, और परिवार के लोगों द्वारा जो उठाई जा रही हानि थी, जो लॉस था, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इसलिए इंसान को भी अपने वायदे, कहते हैं ना कि वायदे भी वक्त के साथ बदलते जाते हैं। इस दुनिया में वादा नाम या प्रॉमिस नाम की कोई चीज नहीं होती बच्चों। एक बात याद रखना, जो वादा कर चुका है इसका मतलब वो अपने आप में कठोर है, और कठोर चीजें आसानी से तोड़ी जा सकती हैं। हां, आप इतना कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ कंडीशन, क्या कह सकते हैं? टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो आज हमारा जो संविधान है, ये प्रॉमिस पर काम नहीं करता, बल्कि टर्म्स ऑफ कंडीशन पर काम करता है कि आज के हमारे देश की स्थिति क्या है, कल को आने वाले 10 सालों में हमारे देश की स्थिति क्या होगी, तो उस हिसाब से संविधान अपने को बदल देता है और लोगों को भी बदल देता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप एक बात जान लेना कि यदि हमारा संविधान कठोर होता तो हम इसकी तुलना ग्रंथों से कर सकते थे। तो ये आपका पेज साफ दिख रहा है ना आपको? चलिए इसको फिर हटाना पड़ेगा मुझे, हाँ। नेक्स्ट पेज के लिए देखिए, तो अब मैं बात कर लेते हैं आगे। यदि हमारा संविधान, एक बात मानिए कि यदि संविधान को मैं कठोर मान लूं, इस थ्योरी को जरूर समझना, यदि हमारा संविधान बहुत कठोर है, यदि मैं संविधान को कठोर कह दूं, तो इसकी तुलना मैं ग्रंथ से करूंगा। किससे करूंगा? ग्रंथों से करूंगा। और आज उस टाइम के ग्रंथों का नाम बता सकते हैं? उस टाइम के ग्रंथों की बात करूं या वेदों की बात करूं? किसकी बात करूं? वेदों की बात करूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि वेदों में बात की मैंने, तो जैसे कि ऋग्वेद आ सकता है, या धर्मशास्त्र आ सकता है। धर्मशास्त्र आ गया, जिसे मनुस्मृति कहा गया था, जिसे मनुस्मृति कहा गया, जो मनु के द्वारा लिखी गई। दूसरी बात करें तो एक आ सकता है शुक्र नीति, एक शुक्र नीति आ सकता है। तो यदि हमारा संविधान कठोर है तो इसकी तुलना हम ग्रंथ और वेदों से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वेदों की खास बात है कि जो बात जब लिख दी जाती है, वो बात लिख दी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। मनु अपनी मनुस्मृति में जो भी बात लिख के गए थे, आज वो बिल्कुल प्रमाणित है, वो बिल्कुल सर्टिफाइड है, उस पर मोहर लग गई है। मनुस्मृति को चाह के भी कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही शुक्र नीति है, जो शुक्र के द्वारा लिखी गई, जो राजनीतिक विचारक हुए हमारे भारत के, प्राचीन भारत के, उन्होंने जो बात लिख दी वही बात फिक्स हो गई। अब शुक्र नीति को बदलने में किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये वेद हैं, ये ग्रंथ हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये संविधान है जिसको आवश्यकता, टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर अमेंडमेंट किया जा सकता है।
और जो चीज परिवर्तनशील है वो लंबी चलेगी और जो चीज अपने आप में कठोर है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस बात को याद रखें। कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि बेटा ज्यादा अकड़ के चलोगे तो तोड़े जाओगे, लेकिन झुककर चलोगे तो ज्यादा चलोगे, ज्यादा जियोगे। इस बात को अपने मन में बैठा लेना। इसलिए जो भी लोग ये कहते हैं कि संविधान में संशोधन हो रहा है तो तानाशाही हो रही है, वो बिल्कुल मूर्ख हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि वो अपनी मूर्खता में आकर क्या बयान देते हैं ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद उनको ज्यादा पता हो तो वो बता सकते हैं कि वो किस तरीके का बयान है। कि संविधान में संशोधन होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार डिक्टेटरशिप हो गई है। संविधान में संशोधन आवश्यकता और टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर ही होता है और संविधान में संशोधन होना ही चाहिए। और ये ऐसा मैं नहीं, हमारे वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफर कहते हैं इस बात को। क्या कहते हैं? वेस्टर्न लॉर्ड मैकाले एक बहुत बड़े विचारक हुए। लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट आपको क्या है, सुनकर हैरानी होगी आपको। लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि जिस देश का संविधान जितना ज्यादा कठोर होता है उस देश की जनता तो आगे बढ़ जाती है लेकिन संविधान पिछड़ जाता है, और संविधान के पिछड़ने से देश में जनता द्वारा क्रांति होती है और उस क्रांति से राष्ट्र का विनाश होता है। तो आप समझ चुके हैं, यानी जिस देश का संविधान जितना ज्यादा कठोर होगा उस देश की जनता तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन संविधान पिछड़ जाएगा, और संविधान के पिछड़ने पर क्रांति जन्म लेती है और उस क्रांति से राष्ट्र का विनाश हो जाता है। ये लॉर्ड मैकाले नाम के विचारक कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात करते हैं, हमारे एक बहुत बड़े विचारक हुए हरमन फाइनर। हरमन फाइनर का यह बयान है कि संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान होता है, यानी संविधान जब बना था तो उसके हर 10 वर्ष के पश्चात संविधान को बदल देना चाहिए। हरमन फाइवर तो यह कहते हैं कि संविधान बनने के 10 वर्ष के बाद संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान को अप टू डेट रहना चाहिए। यदि संविधान अप टू डेट नहीं है तो उस राष्ट्र का विनाश और जनता का विनाश होना है तय। उसके अलावा डॉक्टर सुभाष कश्यप बहुत बड़े विचारक हैं, हमारे भारतीय विचारक, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विश्लेषक। सुभाष कश्यप ये कहते हैं कि जो संविधान परिवर्तनशीलता का अभाव रखता है, जो संविधान परिवर्तनशीलता का अभाव रखता है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उस राष्ट्र की जनता, उसकी चेतना, उसकी आकांक्षाओं, चेतना का मतलब होता है उसकी एक्सपेक्टेशन, जनता के इमोशंस को कैसे जाहिर करोगे आप? कैसे जाहिर करोगे? जैसे कि आज मान लेते हैं, आज हमारे भारत में सती प्रथा का कोई कानून नहीं है। सती प्रथा दिन दहाड़े हो रही है, गांव गांव में हो रही है कि किसी भी औरत का पति खत्म हो गया तो उस पत्नी को आग में जलकर आग अपनी आहुति देनी होगी। यह सती प्रथा है। यदि आज हमारे देश में सती प्रथा जैसा कानून नहीं होता तो बच्चों मैं बता रहा हूं कि आज हमारे देश की हर दिन यानी कितनी औरतें आग में आहुति दे रही होती। इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में सती प्रथा जैसा कानून बना, और सती प्रथा का जो विरोधी जब कानून बना था ये इसलिए बना क्योंकि हमारे संविधान में परिवर्तनशीलता है। यदि हमारा संविधान परिवर्तनशील नहीं होता तो आज आपकी घर में जो मां बेटियां हैं वो भी सती प्रथा की शिकार होती। इस बात को समझें। तो इसलिए संविधान में संशोधन जब कोई सरकार कर रही होती है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप ला रही है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। चलिए, तो सबसे पहली बात तो इसलिए यह ग्रंथ होता, लेकिन संविधान एक ग्रंथ नहीं हो सकता। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो टर्म्स ऑफ कंडीशन पे बदलता है, हम ये कह सकते हैं। चलिए, तो इस पे लॉर्ड मैकाले हुए और हमारे हरमन फाइनर हुए और डॉक्टर सुभाष कश्यप हुए। डॉक्टर सुभाष कश्यप तो ये कहते हैं कि जिस संविधान में परिवर्तनशीलता का अभाव होता है वह जनता की सामाजिक और आर्थिक इच्छाओं को, उनकी चेतनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को पूरी नहीं कर पाता, और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए संविधान एक इंस्पिरेशन के रूप में काम नहीं कर पाता। वो कथन है सुभाष कश्यप जी का। हाँ जी, जो राजनीतिक विश्लेषक रह चुके हैं भारत के। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि अब एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक आता है कि संविधान में संशोधन होता कैसे है, ये बताइए। चलिए,
तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की मैं बात करता हूं, तो प्रक्रिया जान लेते हैं कि आज हमारे संविधान में संशोधन किस किस प्रकार से हो रहा है। देखें, तो संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई संवैधानिक संशोधन बिल लाना पड़ेगा। भाई संविधान में संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन लाने के लिए पहले कोई विधेयक लाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है संसद में। और संसद में बिल आएगा तो वह कौन से सदन में आएगा, पहले उसे कौन लाएगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाना पड़ता है, जिसे आप संविधान संशोधन प्रपोजल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोजल या संविधान संशोधन बिल कहते हैं या विधेयक कहते हैं। उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से पहले कहां लाया जाता है और उसे कौन पेश करता है, यह प्रोसेस आज जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल लाया जाता है, तो लिखेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम, हम ये पेन लेना चाहते हैं और ये पेन बार बार आ रहा है हमसे। चलिए, तो इसमें लिख सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन जो विधेयक है जिसको हमने बिल कहा था, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में कोई मंत्री या किसी सदस्य के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। समझे आप? तो इसका मतलब है कि यदि हमें संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल लाते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ जाए, चाहे लोकसभा में पहले आए चाहे राज्यसभा में पहले आए, फर्क नहीं पड़ता है हमको, और चाहे उसको कोई मंत्री लाए चाहे उसको कोई सदस्य लाए। लोकसभा में आज 543 लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा राज्यसभा में 245 लोग बैठे हुए हैं, उनमें कुछ मंत्री भी हैं तो कुछ सदस्य भी हैं, उनको कोई भी ला सकता है, फर्क नहीं पड़ता। चाहे राज्यसभा की कॉर्नर की सीट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, चाहे वो मंत्री नहीं है लेकिन सदस्य जरूर है, वह अपने सदन में, जिस सदन का वो सदस्य है, उस सदन में संविधान संशोधन बिल ला सकता है। चलिए, और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात कर लेते हैं। अब दूसरी क्या चीज हो सकती है? देखें, दूसरा यह कहता है कि जब सदन में, जब किसी भी सदन में या कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य उसे पेश कर देता है, तो पेश करने के बाद जिस सदन में उसे पेश किया गया है, यानी संसद के दोनों सदनों से उसे विशेष बहुमत, यानी किससे? विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, यानी संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के आधार पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 मत, जिसे प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत कहा जाता है, उसे उस बिल को पारित होना होता है। और ये पारित होने के बाद फिर और जानेंगे, तो लिखेंगे कि उस पेश किए गए विधेयक को, उस पेश किए गए विधेयक को उस पेश किए गए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों से
अलग अलग संसद के दोनों सदनों से उसे अलग अलग कुल सदस्य संख्या के आधार पर मतदान यानी वोटिंग वाला जो वोटिंग मेंबर्स होते हैं, मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 मत आवश्यक है। यानी आपको पता है कि यदि राज्यसभा का कोई मंत्री है या कोई सदस्य है, कोई मिनिस्टर है या कोई गैर सरकारी सदस्य भी हो सकता है, यदि कोई भी राज्यसभा या लोकसभा का मंत्री या सदस्य जिस सदन में पेश करता है तो पहले उस सदन से उसे 2/3 मत से पास करवाता है उस बिल को, और फिर वही बिल दूसरे सदन में जाता है तो वह सदन भी यानी जिस सदन में भेजा गया है वह सदन भी इसे 2/3 मत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करता है। यानी दोनों सदनों में यह विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरी बात कर लेते हैं कि तीसरी शर्त क्या होती है, यानी संवैधानिक संशोधन जो हमें करना है तो उसकी प्रक्रिया में तीसरी शर्त क्या है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। देखें तो तीसरी कंडीशन की मैं बात करूं, यदि मान लो केंद्र सरकार संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है, और संघीय ढांचे का मतलब होता है कि जो केंद्र और राज्य के दोनों के बीच का मामला है, जिसमें राज्य भी इन्वॉल्व है, वो बातें आपको सारी पता चल जाएंगी। जैसे कि संघीय ढांचे का मतलब क्या होता है, संघीय ढांचे का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषय आते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसला लेते हैं, वो संघीय ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जिसे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस पर मिलकर दोनों फैसला करती हैं वो संघीय ढांचे में आता है। यदि भारत सरकार को संघीय ढांचे में परिवर्तन करना है तो वह संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत तो प्राप्त करेगी, लेकिन उसे आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति भी लेनी होती है। और आधे का मतलब होता है जैसे हमारे भारत में आज 28 राज्य हैं तो 28 में से कम 14 राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो आप लिख सकते हैं कि यदि संसद संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है, संविधान के संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे में संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, दोनों सदनों का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति, आधे राज्यों के विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। अब समझ गए, यदि संसद संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती तो उसमें आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति नहीं ली जाएगी। लेकिन यदि सरकार संघीय ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है, जैसे कि मान लो कल को नरेंद्र मोदी सरकार यूसीसी को पास करना चाहती है, यूसीसी को कानून बनाना चाहती है, तो यूसीसी डीपीएसपी का पार्ट है। किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति लेगी या नहीं लेगी? तो इसका आंसर है नहीं लेगी। यानी डीपीएसपी में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है, ना कि राज्यों को। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति नहीं मांगी जाएगी। जैसे कि मान लो कल को संसद को कोई मूल अधिकार परिवर्तित करना है या समाप्त करना है, तो मूल अधिकार के मामले में आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, ना कि स्टेट को। चलिए, लेकिन संघीय ढांचे का है, जैसे कि संविधान की 7वीं अनुसूची, जैसे कि एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे कि 7th शेड्यूल,
ठीक है, जैसे कि 7 शेड्यूल में आता है। अब 7 शेड्यूल में 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर मान लो कोई भी कानून बनाना है तो इसके लिए पहले आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति लेनी होगी, तब ही जाकर संसद उस पर कानून बना सकती है। चलिए बहुत अच्छे, तो कुल मिला के आपको समझ में आ ही रहा है। अब आगे चलते हैं। अब मान लो यह आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति और संसद के विशेष बहुमत मिल चुका है। और जो सहमति का मतलब है बच्चों, ये सहमति का मतलब होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी यानी 1/3 की। चलिए, तो संसद के दोनों सदनों और आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति के बाद जब आगे जाके, चलिए अब मैं यकीन कर लेता हूं कि संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा किसी भी संवैधानिक संशोधन के विषय के संबंध में जो विधेयक आया है उस पर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो जाए, यदि लोकसभा ने उसे बहुमत से पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा उसे बहुमत से पारित नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लोकसभा पर डाउट है, तो उस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक कोलैप्स होता है। क्या होता है? कोलैप्स, कॉन्फ्लिक्ट होती है। उस कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशन में जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं होता। तो याद रखना कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। आप यह मत सोचना कि सर कल को संविधान में संशोधन हो रहा है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो जॉइंट सेशन करा दीजिए, जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में, संशोधन विधेयक में गतिरोध की स्थिति में, गतिरोध का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, गतिरोध की स्थिति में, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। प्रावधान नहीं होता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। यह थी संयुक्त अधिवेशन को लेके। अच्छा, सिंपल बिल में हम जॉइंट सेशन बुला सकते हैं क्या? सिंपल बिल में जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है या नहीं, इतना बता दें आप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना कि सिंपल बिल और फाइनेंस बिल में क्या जॉइंट सेशन का प्रावधान है या नहीं। देखो, मनी बिल में तो नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं है, बाकी सब में जॉइंट सेशन का प्रावधान होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, क्या संविधान संशोधन विधेयक को स्थापित करने के लिए, पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं है? याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी मंत्री या सदस्य के द्वारा जब लाया जाता है तो इस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं होती है। तो इस बात को भी लिख लें पहले वाले पेज पे। यहां पर पेश करते समय देखिए, पेश करते समय राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं चाहिए। तो आगे का क्या करेंगे? जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो लिखेंगे कि संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पारित हो जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो लिख सकते हैं आगे आप कि राष्ट्रपति, अब यहां पर बच्चों याद रखना इस बात को कि जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जा रहा है, कोई भी विधेयक होता है, कोई भी, यानी चाहे फाइनेंस बिल है, चाहे सिंपल बिल है और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, जब राष्ट्रपति के पास जाता है अधिनियम बनने के लिए, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास जाना जाहिर सी बात है कि जब कोई अधिनियम बनेगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है।
अब जब राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति को सहमति के लिए 3 विकल्पों को चुनना पड़ता है, या तो पॉकेट वीटो कर दे, या सस्पेंशन कर दे, या फिर एब्सोल्यूट कर दे। तो राष्ट्रपति यहां एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग करेगा, ना कि पॉकेट और ना ही सस्पेंशन। तो याद रखना कि ना वो पॉकेट का यूज कर रहा है और ना ही वो सस्पेंशन का यूज कर रहा है। यानी राष्ट्रपति, यदि संसद ने संविधान संशोधन बिल को पारित कर दिया है अपनी संवैधानिक प्रक्रिया से, जब वो अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति यहां पर उस बिल को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता, ठीक, लेकिन राष्ट्रपति केवल उस पर अपनी सहमति देगा ही देगा। समझे? चलिए, तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और जब राष्ट्रपति अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग करता है और अपनी सहमति दे देता है, सिग्नेचर कर देता है, मोहर लगा देता है, तो तब से वह भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक से संवैधानिक संशोधन अधिनियम तक के बनने का सफर। तो इस प्रकार से यह हमारे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, मैं एक नोट लिखना चाहता हूं आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद द्वारा प्रारंभ की जाती है। संसद द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जब पार्लियामेंट द्वारा प्रारंभ की जाती है तो संसद को यह शक्ति है, देखेंगे, अर्थात संसद को यह शक्ति है, यह पावर है, संसद को यह शक्ति है, यह पावर है कि संविधान के भाग 20 संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन एवं नियमन कर सकती है, एवं निरसन कर सकती है, तो आप सभी को पता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद द्वारा प्रारंभ की जाती है, क्योंकि संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, यानी परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों अमेंडमेंट। क्या होता है? अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं हम चेंजेस करना। परिवर्तन का मतलब होता है जोड़ना, जिसको कहते हैं एडिशन। ओके, और उसके बाद निरसन का मतलब होता है रिपील करना। क्या होता है? रिपील करना मतलब हटाना। तो एक तरह से उसमें परिवर्तन करना। एडिशन का मतलब होता है कुछ नया जोड़ना, और रिपील का मतलब होता है कुछ हटा देना। तो तीनों चीज संविधान में होती हैं, और जो संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से शुरू करता है। तो इसे कहते हैं संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, जो संसद के द्वारा प्रारंभ की जाती है। लेकिन एक डिबेट की बात करें, एक बहुत बड़ी डिबेट है। आप सभी को पता है कि जब हमारा संविधान बना था, चलिए हमारा संविधान कब बना और हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो मैं आपसे बात करता हूं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से 1950 में लागू हो चुका था।
हमारा संविधान पूर्ण रूप से 1950 में लागू था, यानी 1950 में हमारा संविधान क्या था, लागू था। सभी को पता है हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो उसके करीबन 1967 तक यानी 1967 तक बताया जाता है कि संविधान में किसी भी भाग में, संविधान पर यह आरोप था, पार्लियामेंट पर यह आरोप था हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बनाया गया और हमारे संविधान को लागू किया गया तो हमारी कई सारी सरकारों पर यह आरोप लगे हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, वो संसद क्या करती है कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, यही था। लेकिन आपको मैं बता दूं एक चीज कि 1967 तक ये मिथ थी, मिथ नहीं, ये सच था, बिल्कुल सच था कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन कर सकती है, उसको रिपील कर सकती है। लेकिन 27 फरवरी 1967 को एक सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ जजमेंट आया और उस गोलकनाथ जजमेंट में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब से और अभी से संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में नहीं, अर्थात यानी संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में अपनी मर्जी से संशोधन नहीं कर सकती, जैसे कि मौलिक अधिकार। यानी आपको पता है कि 24वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1971, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम गोलकनाथ केस की बात कर लेते हैं। तो 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होने के 1967 तक संसद किसी भी भाग में, इसमें कहा जाता है कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। यानी संसद को यह शक्ति थी कि वह संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर दे। लेकिन 1967 में एक जजमेंट आया और 1967 में जजमेंट था, यानी करीबन 27 फरवरी को, 27 फरवरी 1967, और यहां पर वो केस था गोलकनाथ केस। और इस गोलकनाथ जो केस था, गोलकनाथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया कि संसद मौलिक अधिकारों को छोड़कर संसद के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, यहां पर यह जजमेंट था कि संसद मौलिक अधिकारों को छोड़कर, संसद मौलिक अधिकारों को छोड़कर किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है। तो कुल मिला के गोलकनाथ केस यह कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ना ही उनमें कुछ जोड़ सकती है, ना ही चेंजेस करना, ना ही एडिशन करना और ना ही रिपील करना, ओनली फॉर मौलिक अधिकारों को छोड़कर। लेकिन आपको मैं बता दूं 1967 से जब थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां से थोड़ी सी जजमेंट चेंज हो जाता है। यानी 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 आया और 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी इसके करीबन 3 साल के बाद, करीबन 3 से 4 साल के बाद 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने पिछले वाले जजमेंट को बदल देता है और कहता है कि नहीं, यानी संसद को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में, अर्थात मौलिक अधिकारों को के साथ भी संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। तो इसका मतलब यह था कि पुराना वाला जजमेंट जो 1950 में चलता था उसी को 1971 में लागू कर दिया। तो आप ध्यान रखना कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971 ये इंदिरा गांधी के समय किया गया था और इंदिरा गांधी के समय में इसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि
संसद मूल अधिकारों सहित संसद मूल अधिकारों सहित संसद मूल अधिकारों सहित सहित किसी भी भाग में किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है। संशोधित कर सकती है। यानी कुल मिला के पहले क्या था कि संसद द्वारा, यानी पहले ये आरोप लगाए जाते थे कि संसद बहुत ज्यादा पावरफुल है और संविधान के वो किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। तो 1967 में जब भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1967 में गोलकनाथ केस में क्या होता है कि संसद मौलिक अधिकारों को छोड़कर अब किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी की फिर सरकार में, जब इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, और आपको पता है कि उस समय बांग्लादेश और भारत को लेकर युद्ध भी हुआ था, तो संसद ने मूल अधिकारों सहित अब किसी भी भाग में संशोधन करने की छूट दे दी। लेकिन आपको क्या लगा, आपको क्या लग रहा है अब इस समय कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोई आप मुझे डिफरेंस बता सकता है कि सर बात तो यही हुई, बात तो यही हुई, इतना समय और इतना पैसा खर्च करने की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्या थी? भाई एक तरफ ये बात लिखी हुई है, एक तरफ ये बात लिखी हुई है, दोनों में फर्क क्या है? देखो, जब तक ये वाला जजमेंट था, ये वाला, तब तक किसी भी सरकार को लेकर आप ये नहीं कह सकते थे कि सरकार संविधान में किसी भी तरीके का कोई संशोधन कर सकती है। यानी सरकार चाहे तो संविधान को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है। इस जजमेंट का मतलब ये है। लेकिन जब ये वाला जजमेंट आया तो ये इसकी कॉपी नहीं था, बल्कि इस जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही एहतियात बरती और आगे जाके भविष्य में क्या कर दिया, यानी इस वाले जजमेंट पर अब संसद मूल अधिकारों सहित किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 पर जो कंट्रोल लगता है वो है केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा बिल्स मामला 1980 का। तो लिख सकते हैं इन दोनों चीजों पर अंकुश कौन रखता है? तो लिख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस आया और जो केस था 1973 का। ठीक है, उसके अलावा और भी केस थे। एक था मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, और मिनर्वा मिल्स जो केस था वो 1980 में आया था। और ये दोनों केस क्या कहते हैं बच्चों? ये दोनों केस ये कहते हैं कि संसद, यानी ये दोनों केस जो हैं वो 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के जजमेंट पर कंट्रोल लगाते हैं, ताकि संसद कभी भी मूल अधिकारों को खत्म करने की बात ना कह दे। क्योंकि जो संसद मूल अधिकारों को लेकर परिवर्तन कर सकती है वो कभी भी चाहे तो इनको समाप्त भी कर सकती है। तो इनमें कहा गया कि संसद किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, संसद किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन एवं निरसन करे, लेकिन मूल ढांचे से, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे से छेड़छाड़ ना करे। यह बात केशवानंद और दोनों मिनर्वा मिल्स मामले जो हैं, ये दोनों इस वाले अधिनियम पर कंट्रोल लगाते हैं और इस वाले जजमेंट को खत्म कर दिया गया है। ये वाला जजमेंट अभी यहां पर मान्य नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमारे यहां पर जजमेंट चलता है वो एक तो ये चलता है, एक ये काम करता है और एक ये काम करता है। ये वाला जजमेंट भी अब यहां से क्रॉस कर दीजिए। यानी आज हमारे भारत में ये वाले जजमेंट काम कर रहे हैं, एक तो ये वाला जजमेंट है, एक ये वाला जजमेंट, ये दो जजमेंट काम करते हैं। चलिए, तो इस तरीके के हमारे संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, संसद की वो सीमा, संसद का वो दायरा, संसद की वो लिमिटेशंस, वो आपको याद रहनी चाहिए कि किस प्रकार से काम करना है हमको। चलिए, तो फिर अब यहां से आगे थोड़े से आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि हमारे संविधान में संशोधन का महत्व क्या है, इसके पीछे मैं कुछ चीज जान लेता हूं। ठीक है, तो इसको फिनिश कर देते हैं ताकि फिर हम कल जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे आपको
तो उसमें हम संवैधानिक संशोधन पढ़ाएंगे जो भारत में संविधान संशोधन हुए थे, कौन कौन से हुए थे, उनमें क्या क्या बातें थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या थे, क्या वो वैध था, क्या वो अवैध था, ये सारी चीजें जानने का प्रयास हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे यूपीएससी वाला या यूजीसी नेट वाला क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान में संशोधन का महत्व क्या है, कि संविधान में संशोधन का क्या महत्व है, क्या महत्व है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपके तो हक्के बक्के गोल हो जाएंगे। आप कैसे इसका जवाब दोगे बताइए? यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन करना ही क्यों है भाई, तो इसके लिए भी कुछ एक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि संविधान में संशोधन, मैंने बताया था कि संविधान में संशोधन बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं होगा तो संविधान कठोर हो जाएगा, और जो संविधान कठोर होता है वह जनता तो आगे बढ़ जाती है लेकिन संविधान पिछड़ जाता है, और संविधान पिछड़ता है तो वह क्रांति को जन्म देता है जो राष्ट्र का सर्वनाश करती है। पहली बात। दूसरी बात, हरमन फाइनल ने भी कहा था कि संविधान को बनने के 15 वर्षों के बाद या 10 वर्षों के बाद संविधान को बदल देना चाहिए, यानी संविधान को अप टू डेट रहना चाहिए। ये भी कुछ बातें कही। सुभाष कश्यप जैसी बात क्या करते हैं? सुभाष कश्यप ये कहते हैं कि संविधान तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतना और आकांक्षाओं और एक्सपेक्टेशन और इंस्पिरेशन के लिए काम करता है, जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए काम करता है, तो इसलिए संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है। तो ऐसी कुछ बातें यहां पर लिख लेते हैं। देखो, संविधान में संशोधन का पहला महत्व होता है बच्चों कि राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन, राष्ट्र के लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन। चलिए, उसके बाद दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? राष्ट्र के लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र साधन। आप मुझे बताइए, हमारा भारत आज जो भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है, चाहे सोशल बेसिस पे करे, चाहे पॉलिटिकल बेसिस पे करे, चाहे इकोनॉमिक बेसिस पे करे, यदि कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो केवल संविधान में संशोधन करके कर रहा है। यदि हमारे देश को लगता है कि हमारे देश की सोसाइटी को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, तो सरकारें उस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कुछ कानून बनाती हैं, और कानून का बनना तभी संभव है जब संविधान में संशोधन होना जरूरी है, और संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब वो इतना कठोर नहीं हो। तो इसका पहला महत्व आपको पता चल गया है, ठीक है। दूसरा महत्व है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए भारत में या भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह भी होना चाहिए। तीसरी बात करें तो तीसरा जो इंपॉर्टेंस है अमेंडमेंट का, वो क्या हो सकता है कि जो संविधान कठोर है वह कभी भी जनता की प्रेरणाएं, जनता की इंस्पिरेशन को, जनता की एक्सपेक्टेशन को, जनता की इच्छाओं को, उनकी विशेष को कौन पूरा करेगा? मुझे बताइए। आज कोई भी कम्युनिटी चाहे जंगलों में रहती है, चाहे पहाड़ों में रहती है, और चाहे पढ़ लिख नहीं पा रही, यदि आज हमारे समाज में दलितों को जितना सम्मान दिया जा रहा है तो वो इसका ही उदाहरण है कि आज आप एक बात सोचिए कि आज हमारे भारत में दलितों की जो स्थिति आज है वो नहीं होती, मतलब पुरानी जैसी स्थिति होती, और इनको आज हम सुधारना चाहते, और इसलिए नहीं सुधार पाते क्योंकि संविधान कठोर है। आज सोचिए, आज कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जिसको लगता है, सरकार को लगता है कि भाई इसको कुछ मिलना चाहिए, इसको सामाजिक तरीके से, इसका सोशल स्टेटस, इसका फाइनेंशियल स्टेटस, इसका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़े, तो बढ़ाने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और वास्तव में आपके सामने कोई मान लो ऐसा बच्चा आता है जिसके 2 हाथ भी नहीं है,
और जिसका एक पैर भी नहीं है। वो बच्चा आपके सामने भीख मांग रहा है, मतलब कुछ भी तरीके की, उसे खाना खिला दो, उसे भूख लग रही है, उसे पैसे चाहिए, लेकिन आप उसकी मदद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर दिल नहीं है। एक बात ही रख के सोचें, ठीक है? यानी आपके अंदर वो दिल नहीं है, या आपके अंदर वो दिल मर चुका है जब आप किसी की और की मदद करते थे, लेकिन आप आज एक असहाय बच्चे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक भिखारी आया, वो आपसे 10 रुपए मांग रहा है कि भाई उसके 10 रुपए से उसका पेट भर जाएगा, उसके खाने का काम चल जाएगा, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है, ठीक है? तो आप उसको देंगे क्या? लेकिन आपके अंदर यही अंदर अंदर एक भाव है कि काश मेरे पास पैसे होते, काश इसको मैं दे पाता। तो वही संविधान सोचता है। यदि संविधान कठोर है और वह किसी ऐसी कम्युनिटी को देख रहा है जिसके लिए वो खुद को बदलना चाहता है लेकिन बदल नहीं पा रहा है, तो उसको अंदर ही अंदर पीड़ा होगी। और ऐसा संविधान, ऐसे देश का संविधान जल्दी मर जाता है जो कठोर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जनता की, लिखेंगे, जो जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को कानून के माध्यम से इंगित कर सके। आज नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए जो कुछ करते हैं वो कैसे करते हैं? आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी कुछ जनसभा में गए, वहां ऐलान कर दिया कि मैं आदिवासियों के लिए ये करूंगा। अरे उनके कहने से क्या होता है? संविधान में संशोधन करने के बाद ही तो वो कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री संविधान से तो ऊपर नहीं है ना। और यदि उन्हें जनता के लिए कुछ करना है तो पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब वो जनता से वादा करते हैं तो सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं कि मैं संविधान में संशोधन करने जा रहा हूं, आप मेरा साथ दो। चलिए, तो 3 महत्व आप सभी के सामने हैं और तीनों महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए समाप्ति चाहते हैं। और संविधान यानी हमारे भारत के संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधन, होने वाले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी लेक्चर में आपने प्रक्रिया देखी, आपने भूमिका, आपने परिचय देखा, और आपने संविधान में होने वाले संशोधन का महत्व देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सोचिए क्या क्या दुर्दशाएं होंगी हमारे भारत में। राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति रुक जाएगी, भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, जनता की इच्छाओं को जो व्यक्त नहीं कर सके वो काहे का संविधान, वो काहे का ऐसा ग्रंथ। तो हमारा संविधान एक ऐसा जीता जाता ग्रंथ है जिसे आवश्यकता और परिवर्तन के अनुसार बदला जा सकता है, और बदलता हुआ संविधान ही प्रकृति का नियम है। आप समझते हो, ईश्वर भी कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है तो हमारे संविधान का नियम परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था तब से, बट आई होप आप समझ गए होंगे। और ये चैप्टर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत दृष्टि से पूछा जा सकता है। यानी पहला क्वेश्चन आता है प्रक्रिया से लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में आता है, किस भाग में आता है, यह पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे, और आने वाले जितने भी जो लेवल के एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें आपसे यह पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें संविधान के संशोधन के महत्व को लेकर कई सारे विचारक हुए, जैसे कि लॉर्ड मैकाले हुए, इनका बड़ा अच्छा जजमेंट है। उनके अलावा जैसे कि हरमन फाइनर हुए, ये बहुत अच्छा बयान देते हैं अपना। उसके अलावा और भी हुए जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष कश्यप। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं संविधान के इंपॉर्टेंस को लेकर, बहुत अच्छी बातें कही हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में सब हंसी खुशी रहें, सब अच्छे रहें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात कि
हमारे लेक्चर को देखने के बाद आप प्लीज कोई कमेंट बॉक्स में या लाइव और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा अपने के और भी चीज़ें आपके लिए बेहतर कर सकें और भी कुछ नई नई चीज़ आपके लिए ला सकें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सभी को दी जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।